नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का फॉर्म आ चुका है, यानी कि 21,391 सीट के लिए, जिसका आवेदन 20 जून से शुरू होगा, यानी कि आज से शुरू होगा और 20 जुलाई तक इसका अंतिम डेट रखा गया है। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस को टारगेट करते हुए माइंड टेस्ट के रूप में हम लोग स्पेशल जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको कुछ टॉप प्रश्न प्रीवियस ईयर के भी दिखेंगे और कुछ प्रश्न आपको नए भी दिखेंगे। ठीक है, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, हम लोग बहुत सारे एग्ज़ाम का जो अभ्यर्थी तो बन ही जाते हैं, यानी कि फॉर्म डाल करके अभ्यर्थी बन ही जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम ही लोग लेकर के आते हैं। ठीक है, और आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए हम लोग आज के इस सेशन में जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ साथ हम लोग एग्ज़ाम के लेवल को समझेंगे कि आपके बिहार पुलिस में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस लाइव सेशन के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। सेशन को थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिए, हमको भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे इस सेशन के साथ जुड़ सके। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो आप लोग शुरू में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली सुबह के 10 बजे हम लोग यानी कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए, आप सभी का ज़्यादा समय व्यर्थ न जाए, हम लोग प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए, हम लोग प्रत्येक सेशन को शुरू करने से पहले 10 से 5 हम लोग टॉप प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, संपूर्ण डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, आते हैं हम लोग प्रश्नों पे। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं कुछ टॉप प्रश्न के साथ जो आपके प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें से आपका स्टार डाल करके आप लोग बोल सकते हैं कि हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। यानी कि आज के टॉप प्रश्न में आपका पहला प्रश्न आप लोग समझ जाइए, पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। इस प्रश्न को बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 14/2/2021 में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप सभी को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको लाइव चैट में आंसर बताना है और डेली आप लोग याद रखिए सुबह के 10 बजे आपका बिहार पुलिस के लिए क्लास चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो बहुत लोग जवाब ऑप्शन ए दे रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ मुख्य बिंदु इससे समझाना चाहता हूं। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो ध्यान रखिएगा सन 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज किया गया। ठीक है, और ध्यान रखिए व्यापारिक संबंध पूछा गया है, तो जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बताए हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, जावा के साथ इनका व्यापारिक संबंध नहीं था हड़प्पा सभ्यता का, चीन के साथ भी इनका इनकी व्यापारिक संबंध नहीं था और जापान के साथ भी नहीं था। ठीक है, आप लोग ऑप्शन को काट कर भी आंसर चुन सकते हैं। ठीक है, तो किसके साथ था? मोसोपोटामिया के सभ्यता। आप लोग ध्यान रखिएगा। बताइए आप लोग कमेंट में कि मोसोपोटामिया को वर्तमान में किस देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ये जो आप लोग मोसोपोटामिया की नाम आप लोग देख रहे हैं, इसे वर्तमान में ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो इसका नाम है ईरान का नाम आप लोग सुने होंगे। वर्तमान में इनका नाम क्या है? पहले इसे क्या कहा जाता था? मोसोपोटामिया, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है? यानी कि ईरान। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग आते हैं, तो अगला प्रश्न आपके सामने देख लीजिए, पूछा जा रहा है टॉप प्रश्न का सेकंड नंबर प्रश्न, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे? ठीक है, इस प्रश्न को भी 14/2/2021 के फर्स्ट शिफ्ट बिहार पुलिस में इस प्रश्न को पूछा गया है। आप सभी को बताना है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इस मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य के बारे में, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। यानी कि शेख हमीदुन नागौरी क्या है? यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या है? मुख्य शिष्य है। ठीक है, अगर बात किया जाए निजामुद्दीन औलिया,
निजामुद्दीन औलिया का अगर बात किया जाए तो इनके जो गुरु थे, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न, गुरु थे, इनका नाम क्या था? बाबा फरीद। क्या नाम था? बाबा फरीद, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर निजामुद्दीन औलिया के क्या है शिष्य का बात किया जाए, शिष्य का बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो का आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि लिख भी देते हैं अमीर खुसरो, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी, जो लोग भी इसका आंसर बताए हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है। शेख मोइनुद्दीन नागौरी क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य है। अगर बात किया जाए निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे, तो ध्यान रखिएगा बाबा फरीद। अगर शिष्य पूछा जाए तो अमीर खुसरो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आज के टॉप प्रश्न में। तो आप लोग देख लीजिए, अगला प्रश्न है आप सभी का, कौन सा वेद धार्मिक अनुसंधानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? इस प्रश्न को भी बिहार पुलिस 2000 यानी कि 21/14/2 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। कह रहा है कौन सा वेद धार्मिक अनुसंधानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम यानी कि वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ध्यान रखिएगा ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए सामवेद, तो सामवेद क्या है? स्वरों का वेद इसे कहा जाता है, ठीक है, स्वरों का वेद कहा जाता है। लेकिन अगर धार्मिक अनुसंधान का बात किया जाए तो इसमें क्या आते हैं? यज्ञ आते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यज्ञ का यानी कि उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद में किया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग भी इस प्रश्न का जवाब सी बताए हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले टॉप प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो आपका अगला टॉप प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए, मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, मुंबई में जो नाविक विद्रोह की शुरुआत हुआ था, आप लोग ऑप्शन नंबर सी अगर बता रहे हैं तो आपका जवाब क्या है? बिल्कुल सही है, यानी कि 18 फरवरी, ध्यान रखिएगा 18 फरवरी 1946 को क्या हुआ था? तो मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत हुआ था। यह स्वतंत्रता से पहले ही इस विद्रोह की क्या हो चुका था? शुरुआत हो चुका था। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो आपका यानी कि 5 नंबर जो टॉप प्रश्न है वह क्या है? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? प्रश्न थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रश्न है, अगर आप लोग दिमाग लगाइएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो अगर इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो आप लोग को पता होगा कि ऋग्वेद, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ऋग्वेद के जो आपका पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त है, इसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। कितने वर्णों का उल्लेख है? यानी कि 4 वर्ण का क्या है? यानी कि उल्लेख है, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या है? शूद्र है। क्या है? यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्या है? शूद्र है, ठीक है। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, ठीक है। जिसमें से ब्राह्मण जो थे पठन पाठन के कार्य को देखते थे, क्षत्रिय सुरक्षा के कार्यों को देखते थे, तो वैश्य जो थे व्यापार कार्य में लगे थे, और शूद्र कौन थे? तो अपना खुद गृहस्थ कार्य करने में लगे थे, यानी कि गृहस्थ कार्य को करते थे। तो ऋग्वेद में इन चारों का उल्लेख है। बाकी बच गया कौन? कायस्थ। तो यही कायस्थ जो था राजपूत काल में क्या आया था? नवीन जाति के रूप में आया था, ठीक है। तो आप लोग ऐसे प्रश्न को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कमेंट में बताइए आपको सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा अगर आपको लेवल अच्छा लगे तो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो आपको मैं बुक से आपको सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है। यहाँ से अब आपका प्रश्न शुरू होगा, आपका सीरीज शुरू होगा, जिसमें हम लोग पहले हिंदी और उसके बाद इंग्लिश के प्रश्नों को, यानी कि मिक्स रूप से हम लोग पहले हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसमें आपको पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द आपको बताना है। देखिए हमने जो 5 टॉप प्रश्न कराया है ना, उसको हर हाल में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वो सिलेक्टेड प्रश्न थे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए प्रथम प्रश्न कह रहा है कि क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द
का चयन करना है आप सभी को। तो ध्यान रखिएगा, क्राइम के लिए जो सही परिभाषित शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बी, जो लोग भी बता रहे हैं अपराध। आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। देखिए इस प्रश्न के लिए आपको सही जवाब बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब रामानंद ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भक्ति आंदोलन का क्या किए थे, प्रचार भी किए थे, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ 3 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, यानी कि क्रिया विशेषण से आपका प्रश्न हिंदी से पूछा जाएगा। आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। और बात किया जाए इस प्रश्न के लिए सही जवाब का, तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं धीरे धीरे आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा गया है 4 नंबर। ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, यानी कि जो भी आपको यानी कि हिंदी में सेंटेंस इंग्लिश में सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पर। वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, यानी कि महिला जो है पुरुषों से जल्दी अंग्रेजी सीखती है। इसका शुद्ध हिंदी क्या होगा आप सभी को बताना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको इसका जवाब बताना है। एक ऑप्शन नीचे है, आप लोग उसे भी देख लीजिए। तो 4 नंबर प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, यह जवाब बिल्कुल सही है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर, चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फ्लोइंग 2 सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है। गिवन बिलो कंबाइन द 2 फॉर ऑन सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, दिस इज माई कॉसिन, हिज नेम इज राज। आपको बताना है इस प्रश्न के लिए जो आपका यहाँ पर सिंपल सेंटेंस पूछा गया है, आप सभी को बताना है। 6 नंबर यानी कि 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग भी इस प्रश्न के लिए यहाँ 2 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं दिस इज माई कॉसिंग राज, यह क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, बाकी गलत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो चूज द करेक्ट एसेस्टिव फॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। देखिए यहाँ पर पूछा गया है ए स्मॉल ईवर फॉरगेट यू। बताइए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब की बात किया जाए तो आई एम नेवर फॉरगेट यू, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर है। फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रेफिक्स आउट ऑफ द प्रेफिक्स गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एबिलिटी का पूछा गया है, ठीक है। आप सभी को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं इन, आपका जवाब क्या है, बिल्कुल सही है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यानी कि इसके पहले क्या लगेगा, तो इन लगेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है आप सभी का 8 नंबर। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। सी। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका क्या है, सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर। तो कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। पैसिव फॉर्म बताना है। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, ठीक है।
बताइए इसका पैसिव क्या होगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाचा से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा? तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चचेरा बनेगा। क्या बनेगा? चचेरा। आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कवि छायावादी युग के हैं? छायावादी युग के कवि कौन है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या है? छायावादी युग के क्या है? कवि है ऑप्शन नंबर डी। जो लोग भी बता रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। क्रमवाच्य वाक्य का चयन करना है। तो देखिए, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, यह क्या है? एक क्रमवाच्य है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर इंग्लिश से, सिंस द कैप्स आर विथ माई मदर। ठीक है, डैश यू मनी, इस डैश के जगह पर क्या भरा जाएगा आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, सिंस द कैप्स आर विथ माई मनी, डैश के जगह पर के नॉट लैंड यू मनी भरा जाएगा। के नॉट लैंड यू मनी, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मल रजिस्टर आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इस डैश के जगह पर बताना है आप सभी को क्या भरा जाएगा सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर्स भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना कौन कौन सी नहीं है? तो बादलों के पार के लेखक क्या है? श्री हरिकृष्ण प्रेमी हैं। क्या है? श्री हरिकृष्ण प्रेमी। बाकी यह तीनों क्या है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, चंदर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो उसने कहा था कि नायक का नाम अगर आप सभी से पूछा गया है तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, लहना सिंह, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है? अनेकार्थ शब्द बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी निशा क्या है? अनेकार्थ शब्द है क्या? रात का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। 18 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अंडरलाइन फ्रेज फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर हीड एंड कार्स इन लव विथ हर। देखिए आपको बताना है इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही यानी कि पूर्णतः रूप का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, कंप्लीटली हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसका हिंदी क्या होता है? पूर्णतः। क्या होता है? पूर्णतः। आप लोग दैट रखिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तब फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आंसर। देखिए, सोहन से दैट इट इज बेटर टू डैश इन द प्रेजेंट। क्या होगा? तो देखिए, अगर बात किया जाए 19 नंबर प्रश्न के लिए तो यहाँ पर टू क्या है? वर्ब वन का प्रयोग हमेशा होता है। ठीक है, अतः विकल्प के अनुसार देखा जाए तो टू लीव होगा। क्या होगा? टू लीव होगा। ठीक है, यानी कि टू लीव ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 19 के लिए? तो ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, टू लीव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। 20 नंबर, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में अगर समास पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का सामाजिक अध्ययन का जो प्रश्न है आज अभी से शुरू होगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग 21 नंबर प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो कर का यानी कि वसूली करता था, ऑप्शन नंबर यानी कि ए
संहारकर्ता करता था, संहारता करता था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में किसका सही मेल नहीं है। देखिए सही मेल किसका नहीं है आप सभी को बताना है। तो 22 नंबर प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। बर्मिंघम क्या है, फ्रांस में नहीं है। ठीक है, जबकि ओसाका जापान में है, लंकासराय क्या है ब्रिटेन में है, सेलम क्या है भारत, जबकि बर्मिंघम क्या है फ्रांस में नहीं है। ठीक है, बर्मिंघम कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। कहाँ है, इंग्लैंड, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी आप सभी को बताना है। तो 1873 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर आप सभी का, संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को किस में परिभाषित किया है आप सभी को बताना है। तो अनुच्छेद 110 का ए आप लोग ध्यान रखिएगा, मतलब एक आप लोग ध्यान रखिएगा। और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को ध्यान रखिएगा, 110 के ए में धन विधेयक का यानी कि उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपया से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय में क्या यानी कि फर्क पड़ेगा, परिवर्तन होगा, आप सभी को बताना है। तो 25 नंबर प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए और दो नीचे गया है, सी। जो लोग भी सी बता रहे हैं 1 रुपये से क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। यहाँ पर 26 नंबर, निम्न में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। देखिए कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित है, बिहार, आप लोग ध्यान रखिएगा। लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित है। ठीक है, लक्ष्मीबाई कहाँ से संबंधित है, झांसी, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि ध्यान रखिएगा अवध के क्षेत्र लखनऊ में जो विद्रोह के नेतृत्व कर रही थी वह कौन करी थी, नाना साहेब नहीं, नाना साहेब नहीं, इनके जो नेतृत्व करता थे कौन थे, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। यही गलत कथन है, बाकी तीनों क्या है, सही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में है प्रकाशित है उसका नाम क्या है। तो उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है, 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा मेघालय का दशकीय वृद्धि दर क्या है, सर्वाधिक है। कितना है, 27.9%, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न है, बिहार में वह जिला जहां 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है वह क्या है। तो ध्यान रखिएगा वह जिला जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि मधेपुरा। क्या हो जाएगा, मधेपुरा, जिसका दशकीय वृद्धि दर है 2011 की जनगणना के अनुसार 31.12%। ठीक है, इसके बाद किशनगंज का यानी कि 2 नंबर स्थान है और 3 नंबर पर आपका कैमूर है और 4 नंबर पर क्या है, पटना है, जबकि जनसंख्या के मामले में पटना सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न है 30 नंबर, वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया था। तो ध्यान रखिएगा 14 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था कौन, वास्को डिगामा। ऑप्शन नंबर सी जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत आय पर क्या फर्क पड़ेगा, आपको बताना है। तो जब मौसम का उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद जो होगा बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभाकर पूर्ण मांग की कमी को जिस
उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह उपाय क्या है? तो 32 नंबर के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सरकारी व्यय में वृद्धि होगा, उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है आप सभी के सामने 33 नंबर। लता मंगेशकर के पिता का नाम आप सभी को बताना है। तो लता मंगेशकर के अगर पिताजी का नाम पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा दीनानाथ मंगेशकर, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर आप लोग ध्यान रखिएगा 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? इंदौर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं आप सभी को बताना है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना 66 के तहत, अनुच्छेद 66 के तहत आप लोग ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलने से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य क्या होते हैं? भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के विवरण में साइबर कानून की सूची में आते हैं, तो साइबर कानून जो हो जाएगा अपशिष्ट सूची में आता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? देखिए अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है आप सभी को बताना है। तो आय और लाभ पर लगाया गया जो कर है वो क्या है? अप्रत्यक्ष कर मतलब माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, निगम कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, इजी प्रश्न है। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, कब किया गया था? 3 फरवरी 1916 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो बना था आराम शाह बना था, उसका बेटा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर आपके सामने। निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ध्यान रखिएगा प्राकृतिक यानी कि अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो व्यक्ति थे जॉन लॉक का नाम आप लोग ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन मुख्य वर्षा के रूप किस कारण से होती है? यानी कि शीतकालीन वर्षा का मतलब कारण बताना है किसके वजह से होता है। तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को जो इसका अध्ययन है वो क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक का अगर बात किया जाए तो 42 के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी रूसो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए 43 नंबर। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस यानी कि रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो यह क्रांति जो हुआ था आप लोग को ध्यान रखना होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए सी को ध्यान रखिएगा 1688। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए 44 नंबर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई कौन थे? पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न है, नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश क्या है? तो ध्यान रखिएगा मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश का अगर बात किया जाए तो 45 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से कितना हो जाए? 37 डिग्री कितना होगा? 6 मिनट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 45 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए, सॉरी यहाँ पर रुकिए 1 मिनट यहाँ पर देखिए नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत के मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश, मुख्य भूमि से पूछा गया है, तो 29 डिग्री 36 मिनट आप लोग ध्यान रखिएगा उत्तरी अक्षांश। ठीक है, जबकि अगर बात किया जाए 45 नंबर प्रश्न के कुछ अलग फैक्ट के अनुसार तो भारत का मुख्य भूभाग क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री क्या है? यानी कि 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, जो कर्क रेखा भारत को लगभग क्या करती है? 2 भागों में बांटने का
काम करती है। आप लोग इतना डिस्कस इसके साथ ध्यान रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न है, मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो देखिए, यह जो सम्मान यानी कि मेहरुनिसा को दिया गया है, आप लोग को ध्यान रखना होगा 46 के लिए ऑप्शन सी पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री आप लोग ध्यान रखिएगा। 2000 कब दिया गया था? तो 5 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है आपको बताना है। तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता में होता है घास जो होता है, ध्यान रखिएगा, घास जो होता है क्या है? उत्पादक है। क्या है? उत्पादक। घास क्या है? उत्पादक। इसके बाद आता है हिरण। हिरण क्या है? यानी कि शाकाहारी। तो हिरण है प्राथमिक आपका उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद शेर आएगा, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। यहाँ पर 48 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी गैस धरातल पर ताप की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसकी मात्रा कितना है वायुमंडल में? 0.03%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 49 नंबर। यहाँ पर प्रश्न को देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की अगर बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा 18 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, 18 जुलाई 1947 आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी का 50 नंबर, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेरित करता है, किसको प्रेरित करता है? आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं इस प्रश्न के लिए, यानी कि सी बता रहे हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग 50 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो आपका क्या है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और जीके से है। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग बाकी के जो ये प्रश्न है, स्पेशल साइंस के प्रश्न जो पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके एग्जाम में बिहार पुलिस में, उन प्रश्नों को हम लोग कवर करने का काम करेंगे। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिए, हम लोग शाम के 6 बजे भी एक सेशन चलाएंगे। ठीक है, यानी कि ये सेशन चलेगा 21/6/2023 से यह सेशन चलेगा, जिसमें हम आपको टॉपिक को टारगेट करते हुए हिस्ट्री के प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव के रूप में और थ्योरी के रूप में आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग टाइमिंग ध्यान रखिएगा, 6 बजे शाम को हमारा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव चलेगा टॉपिक वाइज, और सुबह के 10 बजे हम लोग मिक्सड प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट भी है और प्रीवियस ईयर भी प्रश्न है। ठीक है ना, ज़रूरत के अनुसार आगे और एक टाइम निकाल करके एक और क्लास में आप लोग को चलाऊंगा, जो आपका स्पेशल हिंदी और मैथ का रहेगा। ठीक है ना, तो आप लोग इस टाइमिंग को ध्यान रखिएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लीजिए। यह चैनल आपको सफलता दिलाने में काफ़ी योगदान निभाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए आपका 50 प्रश्न में कितना प्रश्न सही हो पाया, प्रश्न का लेवल कैसा लगा, सेशन आपको कैसा लगा, इसको भी साथ हमें कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, प्रश्न को लेकर के कोई आपको अगर डाउट है तो उसे भी कमेंट में बता दीजिए, हम आपको रिप्लाई के माध्यम से ज़रूर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, PDF के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है GS मैग्नेट, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक के सहारे इस टेलीग्राम के यानी कि लिंक से टेलीग्राम से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को पेड बैच का अच्छे कंटेंट के साथ नोट्स प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग चलिए समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,